Hello and welcome to Achievers Hive. Today we are going to start with class 12th psychology chapter 1, that is variation in psychological attributes. Children, क्लास 11th में आपने साइकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा है, बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में आप जानते हैं और साइकोलॉजी क्या है ये भी आप जानते हैं, इससे आप इंट्रोड्यूस्ड है. Still, I'll try to explain this chapter, and in class 12 psychology, I'll try to explain in such a way as if you're new to psychology. तो कोई भी टर्म जो आपने पहले मिस्ड आउट की है उसको हम साथ साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे and you don't have to worry at all. Still, किसी भी टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है then you can check out class 11 psychology's playlist. So we'll begin with chapter number 1 of class 12 psychology today, and the topic we are going to cover, they are individual differences in human functioning एंड असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये भी हम आज डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक और टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी, दैट वुड बी सिचुएशनिज्म. राइट, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं. लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 1. तो हम एक बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. वी हैव स्टडीड दैट साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर. माइंड की प्रोग्रेस को, ह्यूमन माइंड की फंक्शनिंग के बारे में साइकोलॉजी डील करती है. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं. तो साइकोलॉजी सिंपली साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर से डील करती है. और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है पहले कि हम अपने आसपास हर चीज में साइकोलॉजी को देखते हैं. अब हम आगे बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसा कि एक वर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हर पर्सन जो एक दूसरे से अलग होता है, वो जिस तरह से अलग होता है इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एग्जाम्पल की हेल्प से इसको बेटर समझ सकते हैं. आपने अपने आसपास हर किसी पर्सन को ऑब्जर्व किया होगा कि वो आपसे अलग है या आप उससे अलग हैं. इसके अलावा आप फिजिकल एट्रीब्यूट पे भी अगर किसी को देखें तो दो लोगों की सेम हाइट नहीं होती, दो लोगों का सेम वेट नहीं होता, राइट, या उनके बात करने का तरीका सेम नहीं होता, उनका लैंग्वेज, उनका फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, बहुत कुछ जो होता है वो डिफरेंट होता है. इस तरह से कोई भी दो लोग सेम नहीं होते. हम जनरली ऐसा कहते हैं कि अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, या तुम बिल्कुल तुम्हारी वाइब्स बहुत मैच करती हैं, तुम और मैं काफी सिमिलर हैं. बट एक्चुअली वो क्या होता है, वो हम साइकोलॉजिकल वे में नहीं कह सकते, हम फिजिकल वे में नहीं कह सकते. अगर एक्चुअली में चेक करें तो कभी भी दो लोग सिमिलर नहीं होते. इसके अलावा अगर हम किसी स्पेशलिटी की बात करें तो आप देखिए, आप बहुत अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके जैसी सिंगिंग नहीं कर सकता. हो सकता है वो भी बहुत अच्छा सिंगर हो, लेकिन फिर भी आपकी और उसकी सिंगिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा. ये आप भी नोटिस कर सकते हैं. इसके अलावा हम देखते हैं कि क्लास में जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपके पीयर होते हैं, आप देखिए कि वो कोई बच्चा जो होता है पढ़ाई में आप देखते हैं कि वो अच्छा नहीं होता, कम होता है उसका आईक्यू लेवल. इसके अलावा कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं किसी और एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हैं. कुछ बच्चों के अंदर लीडरशिप ट्रेट्स होते हैं, वो आगे बढ़कर बात करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं अपनी बात को कह पाते. तो ये जो हमारी पर्सनैलिटीज में डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट्स पर हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पर हो, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, किसी भी तरीके से ये हमें एक दूसरे से अलग करते हैं और यही कहलाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हर पर्सन इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल जो दूसरे से डिफरेंट है, इसी को हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर मेजर किए जाते हैं साइकोलॉजी में बेसिकली, क्योंकि अदरवाइज अगर हम कहें तो हम तो बहुत सारी बातों को ले सकते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि दो लोगों की हाइट डिफरेंट है, दो लोगों की जो है बोलने का तरीका डिफरेंट है. बट अगर हम साइकोलॉजी में बात करें तो कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है मेजर करते हैं कि कौन किस पर्सन से कितना ज्यादा अलग है. अब साइकोलॉजी में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये पॉइंट देते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, एक दूसरे से जो अलग होता है, इतना डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसकी वजह से क्रिएट होते हैं, वो किसी सिचुएशन की वजह से होते हैं. उनका ये कहना है कि हम अपने एनवायरमेंट में रहते हैं और जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं वहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, विच इज प्रैक्टिकली ट्रू. वी ऑल नो दैट. आपके घर का एनवायरनमेंट जो होगा वो आपके फ्रेंड के घर के एनवायरनमेंट से बहुत डिफरेंट होगा, या आप
जिस स्कूल में पढ़ते हैं, कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता है, तो उसका टीचिंग एनवायरनमेंट या जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस सिचुएशन में हमारा बिहेवियर होता है, ये तो हमने एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात की। अगर सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली हम बात करें तो देखिए, कोई पर्सन किस तरह से बिहेव करता है उसके पीछे कोई ना कोई सिचुएशन होती है। ये भी आप जानते हैं, ऐसा हमेशा होता है। आप भी किसी तरीके से अगर किसी सिचुएशन पर गुस्सा कर जाते हैं, किसी बात में बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं या किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो वो किसी सिचुएशन की वजह से होता है। इसके अलावा आपके खुश होने का तरीका और आपके फ्रेंड के किसी सिचुएशन, सेम सिचुएशन पे खुश होने का रिएक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, या दोनों का सेम सिचुएशन में रिएक्शन अलग होने के साथ साथ रिएक्शन सेम होने पर सिचुएशंस भी अलग अलग हो सकती है। तो इस जो टर्म है, इस टर्मिनोलॉजी को हमारे साइकोलॉजिस्ट ने जो नाम दिया वो दिया सिचुएशनिज्म, कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है या हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, सिचुएशनिज्म की वजह से। कि सिचुएशन होने की वजह से ही जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, ये वेरी करता है, या ये हम कह सकते हैं कि जो है वो हमारे अंदर डेवलप होता है। तो इस तरह से साइकोलॉजिस्ट ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पीछे सिचुएशनिज्म को एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले का रीजन दिया। Now we'll talk about assessment of psychological attributes. So first of all we need to know what psychological attributes are. अभी हमने बात करी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन क्राइटेरिया, यानी कि कोई पर्सन जो इंटेलिजेंट है और एक पर्सन जो लेस इंटेलिजेंट है, हम उनके बीच कंपैरिजन कर सकते हैं दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? So these kind of psychological terms like intelligence, aptitude, interest, these things are called psychological attributes. अब हम बात करते हैं कि हम इसे मेजर कैसे करते हैं। साइकोलॉजी में हम इनका जो मेजरमेंट करते हैं वो साइंटिफिक वे में करते हैं, और जो मेथड्स हैं उनके बारे में आप क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़कर आए हैं। हम आगे भी इसके बारे में बात करते चलेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उस बड़े लेवल पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटे लेवल पे बताना चाहती हूँ कि किस तरह से जो है हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को अपनी डेली लाइफ में भी मेजर करते हैं। आप मान लीजिए कि आपके आसपास में कोई छोटा बच्चा रहता है जिसे आपने किसी दिन किसी बात पर डांट दिया। अब वो छोटा बच्चा जो है रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा। आपने फिर अगली बार उसे डांटा तो वो फिर रोने लगा। आपने ये कंसीडर कर लिया कि इस बच्चे को अगर मैं ज्यादा डांटूंगा तो वो रोने लगेगा। आपने उसके उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस बिहेवियर को अपनी टर्म के अकॉर्डिंग मेजर कर लिया, अपने हिसाब से मेजर कर लिया। या क्लास में भी, ये तो हमने एक छोटे बच्चे की बात करी, क्लास में भी हम किसी बच्चे को कोई वर्क देते हैं, वो बहुत अच्छा करके दिखाता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या बिल्ड हो जाती है कि हम इसको और बड़ा वर्क भी दे सकते हैं। कोई लीडरशिप का ट्रेट ऐसा जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे उससे कोई ऐसा वर्क करा सकते हैं जहां पर वो उस पूरी जो है टीम को लीड कर सकता है या फॉलो करा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमने उसकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर उसको मेजर किया और उसके हिसाब से ये कंसीडर कर लिया कि ऐसा हो सकता है। ये हमारा मेजरमेंट का तरीका होता है। थोड़ा और बेटर वे में समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलता है आपकी क्लास में, तो जब वो हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द क्लासेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो अब क्या होगा, जब हमें किसी टूर्नामेंट में उसको भेजना होगा, जब हमारे पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी होगी, तो हमारे माइंड में सबसे पहला ख्याल उसी बच्चे का आएगा कि वो बहुत अच्छा वहां पर जाकर परफॉर्म कर सकता है। तो हमने क्या किया, जब वो हमारे सामने उन क्लासेस में जब वो खेल रहा था, हमने उसको ऑब्जर्व किया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि ये पर्सन इस ट्रेट में जो है वो बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, हम इसको आगे जो है कंसिडर कर सकते हैं कि ये अच्छा करेगा। तो इस तरह से जनरल लाइफ में हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करते ही रहते हैं। हम डेली लाइफ में अपने आसपास बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो हमारे खुद के भी होते हैं या हम किसी दूसरे को भी इस पैरामीटर पर चेक करते हैं, और जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम मेजर करते रहते हैं। लेकिन जब हम साइकोलॉजी में एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में चलते हैं तो वो हमारे साइंटिफिक मेथड्स बन जाते हैं, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, जैसे ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी कॉमन मेथड। ये साइंटिफिक वे में भी यूज होता है और इन जनरल भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा हमने और भी काफी सारे मेथड्स पढ़े हैं, जैसे कि केस स्टडी मेथड हो गया, या फिर हमने रिसर्च मेथड के थ्रू किया, या कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें हमें साइंटिफिक वे में जाना होता है। हम वहां पर इन सारे एट्रीब्यूट्स का असेसमेंट प्रॉपरली करते हैं। और ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हैं जिन्हें हम इन्हें मेजर करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिटेल में कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के डोमेन्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जो
मेनली मेजर किए जाते हैं साइकोलॉजी में, जिसमें सबसे पहला आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के लिए साइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट बने हैं, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने टेस्ट फॉर्म किए हैं जिनकी हेल्प से हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं और आईक्यू लेवल को भी डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस है क्या? इंटेलिजेंस को हम कह सकते हैं दैट इट इज द पावर ऑफ परसीविंग समथिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है साइकोलॉजी का, जिसको कि हम मेजर करते हैं थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट। और इंटेलिजेंस वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है जो हम जनरली भी और सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन को हम बहुत ही इजीली इंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट कह देते हैं, तो वो हम कॉमनली भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है aptitude. Aptitude is what? Aptitude is an underlying potential of someone. कोई पर्सन किसी वर्क को करने के लिए कितना पोटेंशियल रखता है, इसको हम कह सकते हैं कि उसका एप्टीट्यूड है। और एप्टीट्यूड को भी हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू मेजर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है। आप खुद भी ये चीज खुद पर अप्लाई करते होंगे कि अगर आपको किसी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे नहीं करते, और अगर आप किसी काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो आपका उसमें मन लगता है तो आप उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो साइकोलॉजी में हम इंटरेस्ट को बहुत ही एक टॉप प्रायोरिटी पे रखकर चलते हैं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट से हम बहुत ज्यादा जान जाते हैं कि उसका जो आउटकम आएगा वो कैसा आएगा, किसी भी वर्क में या किसी भी टेस्ट में जो है उसका आउटकम कैसा आएगा। तो इंटरेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी मेन एंड इम्पोर्टेंट डोमेन इन साइकोलॉजी। इसके अलावा जो पर्सनालिटी होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। पर्सनालिटी, दो लोगों की पर्सनालिटीज को हम इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और पर्सनालिटी इन्वेंटरीज बनाई गई हैं साइकोलॉजी में। पर्सनालिटी के लिए ट्रेट्स बनाए गए हैं, टेस्ट बनाए गए हैं, जिनके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि कोई भी पर्सन दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डोमेन में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटीज जो होती हैं, क्योंकि वो हर दो पर्सन की बहुत अलग अलग होती हैं। कोई भी दो पर्सन सेम नहीं होते हैं, और अगर पर्सनालिटी के बेसिस पे मेजर करें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और इसके अलावा वैल्यूज की बात करें, जो पर्सन अपनी लाइफ में जिस तरह के वैल्यूज सेट करता है वो उसी तरह से आगे बढ़ता है। इसमें जो है वो फैमिली बैकग्राउंड और उसका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वैल्यूज भी एक ऐसा डोमेन है जो कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में आता है। हम किसी पर्सन के वैल्यूज के बेसिस पे उसे अच्छा या बुरा कह देते हैं कि कोई पर्सन जो है वो चोरी करता है या कोई भी इस तरह की गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो हम उसके सीधे वैल्यूज पर क्वेश्चन उठा देते हैं। या किसी बच्चे के अंदर हम बहुत अच्छी आदतें देखते हैं, बहुत अच्छे हैबिट्स देखते हैं, या उसका जो बिहेवियर है अपने बड़ों के लिए या अपने पियर्स के लिए वो बहुत अच्छा है, तो सीधे सीधे हम उसके फैमिली बैकग्राउंड को बोलते हैं कि दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड दे हैव वेरी गुड वैल्यूज इन देम। तो इस तरीके से वैल्यूज जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का। तो ये हमने बात करी कुछ जो हमारे मेन जो है हम साइकोलॉजी में जिन्हें ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर हम डोमेन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि मेथड्स क्या क्या हैं। अगर हम इन सब डोमेन्स को असेस भी करते हैं या इनको मेजर भी करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमने बहुत सारे मेथड्स क्लास 11 में पढ़े हैं, हम उन्हीं को आज रिकॉल कर रहे हैं, जो कि जिनमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ज्यादा कॉमन है, और ऑब्जर्वेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट चलता ही रहता है। मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप मेरी क्लास में कितना अटेंशन पे कर रहे हैं, या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैम किस तरह से पढ़ा रही हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन जब साइंटिफिक वे में किया जाता है तो ये साइकोलॉजिकल एक एक्सपेरिमेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलते हैं कि हम पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम किस तरह से क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम अपने गोल्स डिसाइड करते हैं, फिर हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारे प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आएंगे ऑब्जर्वेशन के, हमें किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ऑब्जर्वेशन जो है हम साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा करते हैं। बात करिए अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट की, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करने में, क्योंकि टेस्ट की हेल्प से हम एक्चुअल में फाइंड आउट कर पाते हैं कि कोई भी पर्सन का जो एट्रीब्यूट है वो किस लेवल का है या कितना ज्यादा या कम है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे बहुत सारे हैं जिन्हें हम आगे बढ़ेंगे तब बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये एक पॉइंट है जो आपके साथ यहाँ डिस्कस करना है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प से भी हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर कर सकते हैं।
साइकोलॉजिकल टेस्ट की सबसे खास बात क्या होती है कि स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, इनके स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि हम इस लेवल पर जो है अगर कोई चीज है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आईक्यू लेवल जब हम चेक करते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जब हम चेक करते हैं, इंटेलिजेंस के लिए जो टेस्ट बनाए जाते हैं, तो उसमें हमारा सेट होता है कि इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच हम किसी पर्सन को इस हद तक का इंटेलिजेंट कहेंगे, या लेस इंटेलिजेंट कहेंगे, या ज्यादा कहेंगे, या मोरॉन कहेंगे, या एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कहेंगे। तो जब हमारे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जब वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, तभी हम उनको साइकोलॉजी में यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी होती है कि हम किस लेवल पर जाकर किस चीज को कितना चेक कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है साइकोलॉजी में हमारे इस तरह से काम आते हैं। आगे अगर हम बढ़े और बात करें तो इंटरव्यू भी एक ऐसा मेथड है जो हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। आप जनरली भी देखिए, आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स से कुछ भी उनके बारे में जानना चाहती हूँ तो कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, फिर उस जो वो आंसर देते हैं उससे कनेक्ट करते हुए अगला क्वेश्चन करती हूँ, फिर उससे अगली बात होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, उस पर्सन के बारे में मैं बहुत कुछ जान सकती हूँ। सपोज आप अपनी किसी फ्रेंड की हॉबीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके इंटरेस्ट के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, या किन किन चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट है, आप क्या क्या चीजों में जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज्यादा आपको करना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये एक तरीके का इंटरव्यू हो गया, हम इसको एक लोअर लेवल पर इंटरव्यू मान सकते हैं। लेकिन जब हम साइकोलॉजी में इंटरव्यू की बात करते हैं तो वो भी एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। वहां पर हम क्या करते हैं, हमारे जो है वो स्टैंडर्ड्स डिसाइड होते हैं कि हम क्या क्या पूछना चाहते हैं, किस पॉइंट को असेस करना चाहते हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम है, हमारा जो भी कंसेप्ट है वो हमारे माइंड में क्लियर होता है कि हम आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमें इंटरव्यू की हेल्प से अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में जानना है। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को जो है हम एक इंटरव्यू मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं केस स्टडी की, तो केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी एक बहुत ही कह सकते हैं वाइडली एक्सेप्टेड जो है वो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा असेसमेंट टूल है जिसकी हेल्प से हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का असेसमेंट कर सकते हैं। केस स्टडी में क्या होता है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारा क्वेश्चन है, या जिस टॉपिक पर भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसको हम अपना सब्जेक्ट मानते हैं और फिर उसके बारे में हम डिटेल में एक एक चीज जानने की कोशिश करते हैं। तो उस केस की डीप में जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है केस स्टडी। एक एक चीज इसके बारे में हम नोट डाउन करते हैं, हमें जो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट इसमें अप्लाई करने की जरूरत होती है हम वो भी करते हैं, और फाइनली हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं उस सारे डेटा की हेल्प से। स्टैटिस्टिकल मेथड्स की अगर हमें जरूरत पड़ती है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, हम उसको भी यूज करते हैं। केस स्टडी एक बहुत ही वाइड टॉपिक है जिसको हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मेजर करने में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ रिपोर्ट भी एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम पर्सन के इंटरेस्ट के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके इंटेलिजेंस के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में, वैल्यूज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपनी रिपोर्ट खुद आपको देता है। अगर मैं आपकी सेल्फ रिपोर्ट असेस करना चाहती हूं तो आप अपने बारे में मुझे जो भी डेटा देंगे, अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये आ सकती है कि हो सकता है आप मुझे कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दें, तो मैं जो जज करूंगी वो उसी के बेसिस पे करूंगी। तो सेल्फ रिपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं होती है, क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट में कहीं ना कहीं आप श्योर नहीं हो सकते। मे बी द रिपोर्ट गिवन टू यू इज करेक्ट एंड एग्जैक्टली ट्रू, बट मैं श्योरिटी से ये चीज नहीं कह सकती कि आपने जो भी मुझे दिया, मुझे आप पर ट्रस्ट करना होगा। और यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको इस चीज के संग थोड़ा सा डील करना पड़ता है कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनको दी गई है वो ये मानकर चलते हैं कि वो उनको सही ही दी गई है, और उसी के बेसिस पर जो है वो किसी भी पर्सनालिटी के बिहेवियर का या इस तरीके की चीजों का, ह्यूमन बिहेवियर का जो भी असेसमेंट करने जा रहे हैं वो कंसीडर करके चलते हैं कि वो सही है, और उसी के बेस पर जो है वो अपना फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किए कि किस तरह से जो है वो साइकोलॉजी में एट्रीब्यूट्स जो है वो वर्क करते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स मेनली होते हैं। ये बहुत जनरल सी बात आज हमने करी है जो हम अपने आसपास देखते हैं। आगे के जो वीडियोस हैं उनमें हम आगे की बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1. So stay connected with us and please subscribe to our channel because we'll be keep uploading the videos for you, and you can study through our videos. So hope you like this video. Give us a thumbs up and stay connected. Keep studying. Thank you so much. Bye bye.